बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, डेली हम कोई ना कोई ऐसा मौजू उठाते हैं जिसमें कोई इंटरनेशनल बात हो रही होती है, कुछ नेशनल, कुछ पॉलिटिकल, इस तरह के इशूज़ पे बात हो रही होती है। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती बात भी करूं, या बहुत सारे ऐसे नाम जिनको आप स्क्रीन पर देखते हैं, तो उनका सहाफ़त में आने का मकसद एक और भी होता है कि सोशल इशूज़ को उजागर किया जाए और सोशल इशूज़ के ऊपर बात की जाए। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा वाक़या जो मेरी नज़र से गुजरा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ घरेलू मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ, तशद्दुद के वाक़यात, यहाँ तक कि उनकी जान भी चली जाती है इस तरह के वाक़यात में। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है कि एक लाहौर में जो ख़ास तौर पे वाक़या हुआ है, उसमें जो मालिकान थे उन्होंने किस तरह का रवैया अख्तियार किया, किस तरह उसको अंजरवाल में भेज दिया गया उसकी लाश को। उसके बाद 1 लाख रुपया देने की भी बात की गई, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गला दबाया गया है। गला दबाकर जो है उस बच्ची की जान ली गई, जो कि 13 साल किरण की मैं बात कर रहा हूँ, जो मरहुमा अब हमारे दरमियान नहीं रही। इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे। अभी कुछ रोज़ कबल भी लाहौर के अंदर ही इस तरह का एक वाक़या पेश आया, जिसमें 2 बहन भाई मोहसिन और इरम दोनों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उनके साथ भी इसी तरह का कुछ रवैया अख्तियार किया गया। अगर मैं पीछे अप्रैल में चला जाऊँ तो उसमें भी हमने वाक़या देखा, एक डेथ हुई लाहौर में, उससे पहले सियालकोट में इस तरह के वाक़े हुए, पंजाब में इस तरह की कुछ वाक़यात ज़्यादा रोनमा हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में दीगर जगहों पर इस तरह के वाक़यात नहीं होते, या इस तरह के वाक़यात बिल्कुल वो हम जो है बाकी इलाके से पाक हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ये है कि क्या हमारे जो क़वानीन हैं वो इस हवाले से बेहतर हैं, क्या उसमें मज़ीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, किस तरह से इन वाक़यात को रोका जा सकता है। CPLC के रिकॉर्ड्स के ऊपर आज कुछ बात करेंगे, और क्या गुज़रते वक्त के साथ इन वाक़यात में कुछ बेहतरी आ रही है, या पहले रिपोर्ट नहीं होते थे अब कुछ मीडिया की वजह से रिपोर्ट होने लग गए हैं ज़्यादा, या कुछ और सिलसिला। इस हवाले से आज कोशिश की एक अच्छा पैनल रखें और हर गेस्ट से इस हवाले से साथ साथ बात करते रहें। स्टूडियो में भी आज हमने मदू किया मेहमानों को, उनको शामिल गुफ्तगू करने से पहले मैं जितने भी मेहमान हैं उनका बिल्कुल तारुफ करवाऊंगा आपसे। लेकिन इस वक्त इससे पहले कि मैं गेस्ट की तरफ बढ़ूँ, एक छोटा सा ब्रेक में लूँगा। ब्रेक से वापस आने के बाद आज के मौज़ूआत के ऊपर बात होगी, और साथ ही साथ एक और मौजू भी है, ये भी सुनते जाइए कि इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट एक और एलिमेंट है कि ये जो फीमेल ट्रैफिकिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जिनको जो है वो स्मगल किया जाता था कुछ तरह, और इस वजह से उस हवाले से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करूंगा। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। राइट व्यूवर्स, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात कर रहे हैं आज घरेलू, खास तौर पर जो कमसिन बच्चे हैं या घरेलू मुलाजमीन कह लीजिए, उनके हवाले से बात की जा रही है कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, जो तशद्दुद के वाक़यात जो बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कहा या तो वाक़यात बढ़ रहे हैं या फिर रिपोर्ट करना, शायद इसका जो अवेयरनेस है वो बढ़ गई है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो नज़रों में आ रहे हैं और शायद पहले भी होते होंगे। उस हवाले से बिल्कुल हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा अपने पैनल की बिल्कुल यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। सबसे पहले राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनको मैं वेलकम करूँगा। ऑफकोर्स चिल्ड्रन के हवाले से बहुत ही बड़ा नाम और उनके हकूक़ के हवाले से काम करते हैं, समाजी कारकुन भी हैं, रहनुमा हैं खासकर, और साथ साथ प्रेसिडेंट हैं ये जो इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उनकी सदारत भी उनके पास है, और इसी के साथ साथ एडवोकेट भी हैं। तो उनसे काफ़ी आज मेरे ख्याल में बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले वेलकम करूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और आपसे मैं बिल्कुल गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले साथ साथ फहमीदा यूसुफी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फहमीदा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आसिफ। थैंक यू सो मच। इट्स ऑफ कोर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है, बट आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। अहमद चनाई साहब भी मुझे बताइएगा, जैसे वो कनेक्ट कर लेते हैं तो प्लीज़ उनकी तरफ भी मैं बढ़ूंगा, जो कि एक्स चीफ हैं CPLC के, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे उनसे बात होगी। आसिफ साहब, पहले मैं राना साहब आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो लाहौर में एक वाक़या हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। उनमें अभी कुछ रोज़ कबल एक बहन भाई के साथ जो है तशद्दुद हुआ, उससे पहले भी हमने देखा कि अप्रैल के अंदर एक वाक़या हुआ, एक बच्ची की डेथ हुई, उससे पहले सियालकोट में इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, और अक्सर कुछ महीनों बाद हम इस तरह के वाक़यात सुनते रहते हैं। सो आप सबसे पहले तो मुझे बताइएगा किस तरह के वाक़यात, क्या इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये जो ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, जब ये घरों में रखे जाते हैं नौकरियों के ऊपर, तो क्या इस हवाले से कोई ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, कोई कवानीन हैं, किस उम्र का बच्चा नौकरी कर सकता है, मालिकान के ऊपर किस चीज़ की जिम्मेदारी आयद होती है? तो प्लीज़ इस ज़रा पूरी सूरत हाल को समझाइएगा। जी बिल्कुल, अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ है वो आईन पाकिस्तान है। तो उसका आर्टिकल 11 अगर आप देखें तो वो बच्चा मजदूरी और ग़ुलामी बच्चों की जो है इसके ऊपर पाबंदी आयद करता है। अब जो कवानीन होते हैं वो आइन की रोशनी में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान ने 1989 में आलमी मुआहदा है क्योंकि इत्फाल जो था ना सिर्फ दस्तखत किए बल्कि उसकी तौसीक भी की, जिसका मतलब होता है कि अब आपने अपने तमाम कवानीन को इससे अमांग करना है। और उस लिहाज से पाकिस्तान ने पहला जो लॉ बनाया 1991 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। राइट सर। अब उसमें 14 साल से कम उम्र बच्चे के काम करने पे ममानियत थी। ठीक है। जो अभी 2017 में जब 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने अपने कवानीन बनाए तो अब वो उसकी एज जो है 16 तक बढ़ कर दी है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा गैप है कानून साजी में वो ये है कि जो घरेलू मजदूरी बच्चा मजदूरी है उसमें हम अभी तक कोई मौसर कानून साजी जो है वो नहीं कर पाए। हमने एक थोड़ी सी डायरेक्शन पंजाब में या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल में ज़रूर दी है कि उसको अगर ये होगा तो उसको ये करेंगे, लेकिन आप देखें जो शाजिया केस से तैयबा से लेके आज जो कल वाला केस है किरण, उस वक्त तक जो किरण तक का गैप है वो सारा वही गैप है कि आपके जो फेडरल गवर्नमेंट है और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्रिस्टल क्लियर कॉग्निटिव लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो फ़ायदा उन मुल्ज़मान को होता है जो ये करते हैं, इस तरह के वाक़यात करते हैं। और बिलाखिर ये होता है कि हम सब इस चीज़ों पे एक्सीडेंटल एडवोकेसी करते हैं कि ये हो गया वाक़या, अब इसकी एडवोकेसी करें, लेकिन उन बुनियादी नौयत को चेंज करने की कोशिश नहीं करते जिसमें जो निज़ाम अदल के पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जिसमें मेडिकल लीगल सिस्टम है, जिसमें केमिकल एग्जामिनर का निज़ाम है और जिसमें प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। इन खामियों की वजह से हम ज़ैनब अलर्ट और बहुत सारे आपने देखा कवानीन लेके आए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। ठीक है, चलें, ये एक लैकनेस है। मैं से बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ। अहमद चनाई साहब ने भी ज्वाइन किया है, एक्स चीफ हैं CPLC के, उनको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं पहले आपसे सवाल कर लूं फिर फहमीदा साहबा की तरफ बढ़ूंगा। सर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। इस वक्त करंटली कुछ वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर से ख़ास तौर पे, और लाहौर के हवाले से आपको पता है कुछ वैसे भी कुछ इश्यूज, आई डोंट नो इस साल में क्यों कुछ वाकयात बढ़ गए हैं। जनरली हो सकता है इत्तफाक हो, लेकिन आप ये बेहतर बताएंगे। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि ये वाकयात क्या सिर्फ अभी बढ़े हैं या रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं या पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और कितने वाकयात रिपोर्ट होते हैं? मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो घरों में काम करते हैं, उन पे तशद्दुद की या उनकी जान जाने की या उनके साथ ज्यादतियों के वाकयात के हवाले से बात कर रहा हूं जो कि मालिकान की तरफ से की गई हो। सर इस पे ज़रा प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा एग्जैक्ट फिगर्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जो है ये हमेशा से चलता रहा है और हम हमेशा से इस किस्म की कंप्लेंट्स देखते रहे हैं। आज अगर ये मीडिया में बात आ रही है तो मैं समझता हूँ मीडिया का एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये है कि मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है, और इस अवेयरनेस के नतीजे में लोगों को और ज़्यादा पता चलता जा रहा है कि ये हीनियस क्राइम है जो बच्चों के खिलाफ मुसलसल मुतवातिर हो रहा है, और इसके खिलाफ हम सब ने मिलकर न सिर्फ आवाज़ उठानी है बल्कि जद्दोजहद करनी है कि इन वाक़यात को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। तो अभी कितने आपके ख्याल में केसेस पहले भी ज्यादा हुआ करते थे या पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग रिपोर्ट नहीं करते थे? देखिए, अब बढ़ गए वाकयात? केसेस कल भी थे, आज भी हैं, रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि मीडिया के तवज्जुह से एक इसकी हाइप पैदा हो गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गया है, इसलिए रिपोर्टिंग का अमल जो है वो ज्यादा आ गया है। तो हमारा जी कंप्लीट, ये कोई राइज इन क्राइम नहीं है बल्कि ये एक तसलसल है क्राइम का,
जिसको अब रिपोर्टिंग के जरिए एक अवेयरनेस की सतह पे लाया जा रहा है। राइट सर। तो अब जरा ये बताइए कि कवानीन जो है हमारे, वो आपके ख्याल में काबिल कबूल हैं? मतलब देखिए, बिल्कुल कवानीन जो है वो काबिल कबूल हैं। चाइल्ड लेबर की तो वैसे ही नफी है, बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती ममानियत है, इस पे एक अमल करने की बात है। हम इस पर अगर अमल नहीं कर रहे, कानून को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे और कानून नाफिज करने वाले इदारे पर, देखिए इसमें सबसे बड़ा फेलियर तो मैं समझता हूँ हमारा अपना है कि हम चाइल्ड लेबर को क्यों इनकरेज करते हैं। और दूसरा बड़ा फेलियर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का है कि वो शख्सी रोब में या ये समझ के कि ये बड़े आदमी के यहाँ काम कर रहा था और गरीब आदमी है, कुछ दे दिला के जान छुड़ा लेते हैं और इसकी अवेयरनेस नहीं लाते। मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है, आज ये मौका आ गया है कि हम मिलकर जो है इस क्राइम के खिलाफ जहद करें और इसकी जितनी जल्द मुमकिन हो सके रोकथाम की जाए। राइट सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ। फहमीदा साहब हमारे साथ हैं। फहमीदा साहब, आप एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल पहलू भी आप देखती हैं, सहाफ़ी भी हैं, काफ़ी आपकी गहरी निगाह होती है तमाम तो सोशल इशूज़ के ऊपर। तो ज़रा बताइएगा, इस तरह के वाक़यात आपको क्यों लगते हैं, क्या वजूहात हैं इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने की? तशद्दुद कोई क्यों करेगा बच्चों के ऊपर? अब अगर जो मालिकान हैं उनके अपने बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों के साथ ठीक है, अगर ऐसा करते भी हैं तो ठीक है, वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चले आपने मान लिया कि आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन ये कौन सा ऐसा गुस्सा है, कौन सी ऐसी हैवानियत है जो आप किसी और के बच्चों के साथ करते हैं? अच्छा, घर पे काम करने आसिफ, सबसे पहले तो जो आपके पैनल से आपने क्वेश्चन किया था, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगी और उसके बाद फिर हम इस जो आपने मुझसे सवाल किया है उस पर आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 80 से 90% केसेस जो हैं अनफॉर्चुनेट डोमेस्टिक जो ये चिल्ड्रन पर जो ये वायलेंस होता है, जो ये चिल्ड्रन सर्वेंट्स हैं हमारे यहाँ। और आपको एक और भी मैं बात बताती हूँ कि पाकिस्तान के शहरों में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ILO की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के शहरों में हर चौथे घर में एक कमसिन बच्चा या बच्ची जो है वो मुलाजिम के तौर पे मौजूद है। अच्छा जी, और 30 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं ना पाकिस्तान में, वो इस वक्त कमसिन बच्चे वो इस वक्त जबरी मुशक्कत कर रहे हैं, जिसमें जो है जाहिर सी बात है कि ये जो घरेलू मुलाजमत है वो भी शामिल है। अच्छा जी, अब हम जरा बात कर लेते हैं। तो पंजाब में लाहौर से स्पेसिफिक 30 से ज्यादा केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि क्योंकि वो रिपोर्ट हो गए जी, 30 से ज्यादा हो गए, बहुत कम अरसे में आए हैं, बहुत कम अरसे में आए और ये बढ़ रही है तादाद। पहले ये 25 थी, पे 26 हुई और अब 20 से लेके अब तक के 30 से भी ज्यादा केसेस वहां से रिपोर्ट हो गए। अच्छा, राना साहब जो है वो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि वजारत इंसानी हुकूक जो है हमारी विफाकी इंसानी हुकूक, उन्होंने चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1991 में को कम उम्र बच्चों के लिए काबीना से जो है मंजूर करके तमाम सूबों के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिवाय सिंध के वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और पंजाब में भी जो ये कम उम्र बच्चों के लिए डोमेस्टिक जो वर्कर्स एक्ट है वो मौजूद है, जिसके मुताबिक 2019 में उसके मुताबिक 15 साल से कम उम्र कोई बच्चा जो है वो इस तरह की नौकरी नहीं कर सकता या घरेलू मुलाजमत नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है। रीजन क्या है, व्हाई दिस साइकोलॉजिकल बिहेवियर कह लें आप इसको, क्या कहेंगे आप? वो देखें, जो होते हैं वो एक तो वैसे ही सोसाइटी के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो कि बिल्कुल ही वल्नरेबल है, ठीक है ना। उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ रकम उन्होंने ले ली होती है और बस वो चले जाते हैं। अब बच्चा उनका मरे या जिए उनका कंसर्न नहीं है, उनके पास उनकी जेब में थोड़े बहुत पैसे आ गए। क्या इस बात का इख्तियार मिल जाता है मालिकान को, क्या वो उनके नौकर हैं, उनके जिंदगी भर के लिए उनके मफरूज हो चुके हैं? मैं आपको बता रही हूँ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो एक आपकी इख्तियार की, एक इक्तदार की और एक पावर की जो आपकी नफ्सियात है ना, वो आपको दूसरे पे तशद्दुद करने पर मजबूर कर देती है। आपको पता होता है कि आप देखें ना, आप कहीं बाहर चलते हुए आपसे ताकतवर शख्स होगा, क्या आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं? मतलब सोचें, आप खुद सोचें, आप मार सकते हैं नहीं ना। लेकिन जो आपसे कमजोर होगा, जो आपके रहमो करम पर होगा, आप उस पे हाथ भी उठा सकते हैं, आप उस पे तशद्दुद भी कर सकते हैं, आप उसको अपना गुलाम समझते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो तबकाती फर्क है
वो भी हमें जो है वो ये इख्तियार दे देता है कि हम उन बच्चों के साथ जो मर्जी करें, जो दिल चाहे हम करें, क्योंकि हमें पता है कि कोई पूछने वाला तो नहीं है। मतलब फिर तो वही बात हो गई ना, वो क्या कहते हैं उसको, एक टर्म यूज होती है पढ़ी लिखी जहालत, पढ़े लिखे जाहिल। ये तो फिर वही बात हो गई। और खासतौर पे जो घरेलू मुलाजिम है वो तो उन्हीं लोगों के घरों में काम करते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आसिफ, आप मुझे बताएं, क्या आप ऐसे किसी शख्स को पढ़ा लिखा भी मान सकते हैं जो कि एक रोटी जलने पर एक मासूम से 7, 8, 9 साल के बच्चे के हाथ जला रहा हो और जो है उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा हो? क्या हम उसको पढ़ा लिखा शख्स भी कह सकते हैं? कम से कम मैं तो वही वाली बात हो गई ना कि मतलब पढ़ लिख कर भी इतनी अक्ल नहीं आ रही हमारी सोसाइटी में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाहर जी तबके से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ ये कि हमारे यहाँ कानून में इस कदर सकम है, सिर्फ इसलिए कि जो है वालिदैन जो है वो इतने गरीब हैं कि वो बार बार थाने नहीं आ सकेंगे, वो कुछ ले दे के जो है वो मामला ठीक हो गया, खत्म कर दिए जाते हैं। तो प्रॉब्लम सारा ये है कि वो जो है ना हमारे दरमियान में एक ताकतवर और एक मजलूम के दरमियान की जंग वो हम करते हैं। और हम एक ताकतवर के तौर पे ये मैं आपको बता दूं, ताकतवर हमेशा जो है वो जुल्म हमेशा मजलूम पर ही करता है। ताकतवर कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर पे तो जुल्म कर ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फहमीदा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। जो सिचुएशन और जो सिनेरियो बनता है वो यही बनता है। और इसमें अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारे यहाँ का मिजाज बन गया है, तो उसमें ही तशद्दुद बहुत ज्यादा आ गया है। उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्सा है, वो ये तो हम कहते हैं ये कमजोर है, ये है, इसके ऊपर निकालो। और एक अपनी अना को तस्कीन दे रहे होते हैं ना, वो जो पावर की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो मतलब एक रीजन मिल गया अपने आप को। आपने जो अगर आप गुस्सा है तो आप किसी ऐसे शख्स पे निकाल दें जिसका इख्तियार ही नहीं है कि वो आपसे बात कर सके। राना साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि ये जो दूसरा ख़ास तौर पे जो है एक और जो दूसरा सिलसिला जो देखने में आया वो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे कम से लड़कियों की ट्रैफिकिंग उस हवाले से जो है वो देखने में आया केस, और 3 मुल्ज़िमान पकड़े भी गए। ये भी इत्तेफाक से लाहौर का ही वाक़या है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग लड़कियों को इस तरह से बाहर ले जाना, उनको पार्टीज़ में इस्तेमाल किया जाना, ये बड़े अफसोस के साथ ये बातें कहनी पड़ रही है, लेकिन ये हकीकत में है, ऐसे वारदातें हो रही हैं इस दौर में भी। तो राना साहब, इस हवाले से हमारा कोई कानून, कुछ ऐसी अथॉरिटी काम कर रही है? वैसे तो अच्छी खबर है कि ये पकड़े गए हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोग ना भी पकड़े जाते हों। तो इस हवाले से क्या अपडेट है सर? देखिए, FIA इसमें काम कर रही है, लेकिन FIA की बदकिस्मती से जो 1974 में महकमा कायम किया गया था, उसके बाद उसकी कोई ना तो उसके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया गया। एक इतनी बड़ी आपका वफाकी तहकीकाती इदारा है, अगर आप उसके दफातर की तादाद और अफरादी कुव्वत ही देख लें तो बहुत महदूद पैमाने पर है। जबकि जो पाकिस्तान से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मंबा है मेन, वो आप देखें कि यहाँ से ईरान है, यहाँ से अफ़गानिस्तान है, और यहाँ से UAE के अंदर है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर है कि जहाँ पे आपने देखा है जो पाकिस्तानी बच्चियाँ हैं उनको ब्रॉथल्स के अंदर बाहर बिठाया जाता है, और जो रेड लाइट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, और ये पूरा एक माफिया है। और हमने अक्सर देखा है कि इसमें प्रोसिक्यूशन की बड़ी कमज़ोरी है कि लोगों को सजाएं नहीं दी जाती, जो प्रोसिक्यूटर है मेहनत नहीं करते, और वो गैर तरबियत याफ्ता है। लॉ में वीकनेस है जी, गैर तरबियत याफ्ता हैं, और नहीं, लॉ तो बड़ा सख्त है, पाकिस्तान एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस जो इम्प्लीमेंटेशन में, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि हम अभी तक जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं लाएंगे और FIA के अंदर रिफॉर्म नहीं लाएंगे, तो यही होगा कि आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर ज्यादा होंगे और जो कन्विक्टेड लोग हैं वो थोड़े कम होंगे, क्योंकि आप कन्विक्शन के ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे, ना इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ना प्रोसिक्यूशन के ऊपर। सही है। तो ये दो हमारी वीकनेस है जिसको दूर करने की मैं कहता हूँ कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया। और पाकिस्तान जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहाँ से जो है की जाती है, इनिशिएट की जाती है, तो पाकिस्तान को रोकना चाहिए, अपने इमेज को भी बेहतर बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ। अहमद चनाई साहब, सर अहमद चनाई साहब, ठीक है, चलें कोई नहीं। अहमद चनाई साहब अगर प्लीज़ ज्वाइन करते हैं तो उनको समय, वरना वकास अबरेज साहब को ज्वाइन करवाइएगा। मैं उनसे कुछ कानूनी पहलू इस हवाले में जानना चाह रहा हूँ कि उनसे भी मैं ज़रा बात करूँ। फहमीदा साहिबा, आपकी तरफ मैं लौट कर वापस आऊँगा। नायाब जान साहिबा से भी कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़, मैं चाहूँगा उनसे भी आज थोड़ी सी बात हो सके इस हवाले से। अच्छा, मुझे बताइएगा फहमीदा साहिबा कि चाइल्ड ये जो ट्रैफिकिंग के हवाले से आपको क्या लग रहा है, सिंस आई एम श्योर दैट यू हैव अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इट, सो आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं या हम एज अ जिम्मेदार शहरी भी ख़ास तौर पे, क्या हम इसको कंट्रोल कर पाए हैं वक्त के साथ साथ? पहले तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा होता था बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग और अब्यूजिंग एंड ऑल,
अब आपको लग रहा है कि इस दौर में, टेक्नोलॉजी वाले दौर में, जब ऑलरेडी हम खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस तरह के वाकयात थम पाए हैं? हम वाकई स्ट्रांग हो चुके हैं या अभी भी आपको लग रहा है बहुत सारी वीकनेसेस बाकी हैं? फहमीदा साहिबा, अब प्लीज़ चेक कीजिएगा कि मेरी आवाज़ फहमीदा साहिबा तक पहुंच रही है। मुझे लग रहा है शायद वो मुझे सुन नहीं पा रही हैं। प्लीज़ को चेक कीजिएगा। अच्छा राना साहब, मैं अभी कुछ कानूनी पहलू भी इस हवाले से साथ कनेक्ट करूंगा। जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जो फहमीदा से आपने किया, ये सवाल देखें, पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रगल की है, मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि जो कैमल जोकीज में ट्रैफिकिंग होती थी, सदर्न पंजाब से हज़ारों बच्चे जाते थे, वो पाकिस्तान रोक पाया है। और पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने भी अच्छी एडवोकेसी की है, तो अब रिबोट यूज़ होते हैं, तो वो ट्रैफिकिंग तो हम रोक पाए। लेकिन जो ब्यूटी पार्लर और इन चीज़ों के नाम पे जो कमर्शियल सेक्स वर्क के लिए होती है, वो हम अभी तक नहीं रोक पाए। जो पाकिस्तान से ट्रांसजेंडर भी जाते हैं, उसमें ख्वाजा सरा भी जाते हैं, और उसमें दीगर जो जाते हैं, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो खासतौर पे इमिग्रेशन हुकाम है, उनके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमें जो लॉ है उसको नए तकाज़ों के मुताबिक, जिस तरह आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप हैं और इनमें इस तरह तमाम डीलिंग होती है, पूरा माफिया आपको पता है ऑपरेट करता है पूरा, और उसके लिए आपके लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट आपके पास पूरी होनी चाहिए, और HR भी आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, वकास अब्रेज साहब को ज्वाइन करवाएं, तो तक फहमीदा साहिबा को मेरी आवाज़ आ रही? फहमीदा साहिबा बहुत चलें, ये अच्छा हो गया। मैंने आपसे सवाल ये किया था, जिसके ऊपर अभी राना आसिफ साहब भी बात कर रहे थे, कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अभी हम इतने स्ट्रांग हो पाए कि हमने इसको केटर किया हो, कम किया हो, कुछ डिक्लाइन किया हो केसेस को, या आपको लग रहा है कि ये तो कुछ केसेस जो पकड़े जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो रोनमा हो भी जाते होंगे? चाइल्ड ट्रैफिकिंग को तो खैर पाकिस्तान ने जो है वो काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन जो राना साहब बात कर रहे हैं, मैं उसको इंडोर्स करूंगी कि और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू जो वो एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर लेके जाया जाता है। बच्चों को नहीं, थोड़ा सा यंग, थोड़ा सा मतलब आप कह लें थोड़ा सा बच्चों से ऊपर की जो एज हो जाती है 16, 17, 18 साल वाली, उसमें जिन लोगों को, जिन बच्चों लेके जाया जाता है, तो वो एक जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न बहरहाल है, और उसको जो है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि और वो बात बिल्कुल सही है कि आपको लॉस को दोबारा से एक दफा रिव्यू करना होगा। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपके अपने शहरों में इतनी हो रही है, एक शहर से दूसरे शहर बच्चों को ट्रांसफर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और लेबर के लिए उन्हें किया जाता है, उन्हें बाकायदा होस्टेज बना के रखा जाता है। तो इंटरनल मामलात को देखने के लिए, और लॉ के जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, लॉज में तो हम बहुत अच्छे हैं। लॉज तो हमारे पास अगर आप देख रहे हैं ना, तो एक टॉपिक पर आपको हजारों लॉज मिलेंगे, एक सेक्शन आपको मिलेगा कंप्लीट। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती हमसे, मेन प्रॉब्लम ये है, इम्प्लीमेंटेशन में जीरो है। उसके प्रॉब्लम ये है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके पावरफुल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना। जाहिर सी बात है कि तो वो किस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट होने देंगे, ये भी तो आप मुझे बताइए ना। जाहिर सी बात है, इस तरह के जो ड्रग ट्रैफिकिंग है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, या ये जो चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, इनमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? इनमें इन्वॉल्वमेंट का किसी गरीब शख्स का है क्या? वो ये पूरा माफिया चला रहा है। तो जो लोग ये चला रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो पावर कॉरिडोर्स में होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं वो। तो आप मुझे बताइए कि वो क्या इस तरह के जो है वो होने देंगे? या तो कब्जा माफिया पे आप बात करें, ठीक हो गया, ठीक है। फहमीदा साहिबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। वकास अब्रेज साहब ने मैं ज्वाइन किया, बैरिस्टर साहब ने, उनको जरा पैनल में शामिल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मौजू बिल्कुल आपकी नॉलेज में होगा, आप सुन भी रहे होंगे। फहमीदा साहिबा उस पर बात करी थी। ये सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूँगा घरेलू मुलाजमीन के हवाले से। ज़रा लॉस पे बात कीजिए, राना आसिफ साहब ने भी बात की है, अहमद चनाई साहब भी इस पर बात करके गए, लेकिन मैं आपसे सिंपल तरीका समझना चाहूँगा। लेट सपोज कि ये चैनल इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनके साथ अल्लाह न करे कोई मालिक या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर तशद्दुद होता है। आपने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाना है कि वो बच्चे क्या करें, या उन बच्चों के वालिदैन कौन सा तरीका इख्तियार करें कि वो किस तरह से वो सेफ भी रहें। फहमीदा साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि वो ताकतवर के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो उनकी पावर में नहीं है, दे कैन नॉट डू दैट। क्या आसान तरीका है, और स्टेट इस तरह का कौन से कवानीन, कौन सी हिफाजत प्रोवाइड करती है कि अगर इस तरह का कोई बच्चा आता है, कोई बहुत ही गरीब फैमिली आती है जो शिकायत लेकर आती है किसी अमीर शख्स की या किसी बाअसर शख्सियत की, तो उस हवाले से कानून हमारा क्या कहता है और उस वक्त क्या फेवर दिया जा सकता है?
देखिए जी, बिफोर कमिंग टू योर पॉइंट मैं एक बात जरूर करूंगा जो आपके दूसरे पैनलिस्ट ने बात की कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर तमाम तरह के कवानीन मौजूद के नाम से लेकर सर के बाल तक किसी भी पर्सन को कोई भी इंजरी इन्फ्लिक्ट होती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो खतून है, किसी की बेटी या बहन है, तमाम तरह के कवानीन इस वक्त पाकिस्तान पिनल कोड के 511 सेक्शंस के अंदर मौजूद है। जहां तक बात आ गई कवानीन के तलाक की इन्फोर्समेंट की, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की, दैट इज द बर्निंग इशू ऑफ द डे which has not been enunciated in Pakistan। दूसरी चीज जो आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया उस बारे में जरूर कहूंगा कि हमारे आइन का आर्टिकल 11 है, डेट एम्बार्गो द चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। अगर बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है या बच्चों को वालिदैन भेजते हैं, दिस इज द फॉल्ट और डिफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स एंड दिस इज द लायबिलिटी ऑफ स्टेट के 14 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो किसी भी माइन में, हैजरस प्लेस पे, फैक्ट्री में घरेलू मुलाजमिन के तौर पे काम ना करे। इंटरनेशनली वियना कन्वेंशन थी, हेग कन्वेंशन, जितनी भी कन्वेंशन अब वो गुर्बत उनसे करवा रही है, चलें ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन गुर्बत करवा रही है, वो कर रहे हैं बेचारे, अब उनके साथ कुछ गलत होता है तो क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इनके साथ इनके वालिदैन को भेजते हैं 14 साल से कम उम्र बच्चों के, दिस इज एन ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, जिसमें 2016 का चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट था जिसमें वालिदैन की भी जिम्मेदारी और इनको भी 6 महीने की सजा दी जा सकती है। सेकेंडली, रियासत की क्या जिम्मेदारी है? दिस इज द फंडामेंटल लायबिलिटी ऑफ स्टेट के वो तमाम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्रिएट की गई है। किसी भी बच्चे के साथ कोई ज्यादती होती है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, एज पर लॉ जो है दिस इज द फर्स्ट लायबिलिटी कि वो उनको इन्फॉर्म करें, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास वो तमाम लीगल रिसोर्सेज मौजूद हैं। और दूसरी जो सबसे बुनियादी बात है कि कोई भी बच्चे के साथ या छोटी बच्ची के साथ ज्यादती होती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वो मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज करेगी, जो कि बच्ची के या बच्चे के घर वालों पे थ्रेट किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है, सोशल प्रेशर आ सकता है। लेकिन सो फार एज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इज कंसर्न, दैट इज द इंडिपेंडेंट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट बॉडी के जिसमें मुकम्मल तौर पे वो मुकदमा को परस्यू कर सकता है। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं आसान अल्फाज में, कोई भी बच्चे के साथ कोई मसला पेश आता है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अदारा है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो लाहौर से भी पंजाब के अंदर जिसको हेड कर रही है मैम सारा, और वो गुज़िश्ता 3-4 महीने से हम देखते हैं कि बड़ा विजिलेंट और एक्टिवली अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई मसला पेश आता है तो हमारा 2019 के अंदर ज़ैनब बिल है, 2020 के अंदर एंटी रेप ऑर्डिनेंस है, उसमें तशद्दुद के हवाले से भी, जिनसी ज्यादती और मेंटल ज्यादती के हवाले से भी प्रोविजन रखी गई हैं कि आपको हेल्पलाइन दे दी गई है 1099 कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई तशद्दुद होता है, ज्यादती होती है तो आप इन्फॉर्म करें। और अगर पुलिस ऑफिसर 2 घंटे में FIR का इतलाक नहीं करेगा तो रियासत की जिम्मेदारी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो है ना FIR का अंदराज करे। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट व्हाटएवर आई हैव डिस्क्राइब्ड टू यू, लेकिन स्पिरिट देखें तो इन चीजों का इतलाक हमारी सोसाइटी में बहुत कम नजर आता है। ठीक है, चलें अब मेरा सेकंड सवाल है आपसे, ऑफ कोर्स मैं आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन एक और सवाल है जो टॉपिक भी आज का मौजूद बहस भी है, उस पर भी कानूनी राय ये दीजिएगा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज द की टॉपिक फॉर टुनाइट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं? अगर किसी को पता चलता है इस तरह कोई वाकया हो रहा है तो क्या स्पेशल कोई सेल कायम है इस हवाले से, कुछ ऐसा इदारा है जिस पे काम करता है? प्लस वो लोग जो पकड़े जाते हैं इस जुर्म के अंदर उनको कितनी सजा होती है? जो भी लाहौर में ये पकड़े गए 2-3 लोग, ये छूट तो नहीं जाएंगे? क्या कवानीन सख्त हैं? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से या वीमेन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो कवानीन है आज से 160 साल पहले से मौजूद है, डिपोर्टेशन लॉ which has enunciated and enumerated in Pakistan Penal Code sections 371 है, 371A और B। अगर किसी भी बच्चे को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ड्रग्स पर्पस के लिए बेचा जाता है या किसी बच्ची के साथ कोई प्रोस्टिट्यूशन की घर से उसकी खरीदो फरोख्त की जाती है, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों जो है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इनके लिए जो सजा रखी गई है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मीनिंग देयर बाय उम्र कैद। और एट द सेम टाइम ये ज्यूरिसडिक्शन किसकी है जो आपने स्पेसिफिकली पूछा कि जो सेल बनाए गए इसमें दिस इज द डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन। लोकल पुलिस स्टेशन की कि आपको कोई भी इतला दे, कोई भी मुस्तगीज, मुद्दई, विक्टिम या इंफॉर्मेंट, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस इतला को FIR की सूरत में दर्ज करें और फिर इसको इन्वेस्टिगेट करें और मुल्जिमान को हिरासत में लेकर उनका चालान कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। लेट द कोर्ट डिसाइड अबाउट दैट थिंग इन द ट्रायल।
एंड लेट द कोर्ट डिसाइड्स। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब, आपने कानूनी पहलू को बड़े खूबसूरती से उजागर भी किया और एक्सप्लेन भी किया। मुझे बताया जा रहा है नायाब अली जान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, एक्टिविस्ट हैं, इससे पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं उनको, उनसे भी बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगा। नायाब साहब अगर आप मुझे सुन सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नायाब साहब बहुत शुक्रिया। वकास अब्रेज साहब बात कर रहे थे, बैरिस्टर साहब। मैं अभी पैनल में हमारे साथ फहमीदा साहब भी मौजूद हैं, राना आसिफ साहब भी मौजूद हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस के ख़ासतौर पे हकूक़ के हवाले से बड़े काम कर रहे हैं। मैं आपसे आज ऑफ कोर्स जानना चाहूँगा कि ये जो घरेलू मुलाजमीन के साथ जो वाक़यात में मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बढ़ावा आ गया है, उनकी क्वांटिटी बढ़ने लग गई है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई है, आपको क्या लग रहा है कि इसके रीज़न क्या हैं? सिंस यू नो आप खुद आई थिंक आप लाहौर से ही हैं, इस वक्त लाहौर में ही हैं, तो जी, आप जी तो लाहौर में एक तो इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि लाहौर के अंदर इस तरह के वाक़यात क्यों आने लग गए? ये कोई 5वां 6ठा केस है इन 2-3 महीनों में, और एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा तीसरा केस है ये बच्चों को मारने का मालिकान की तरफ से, और 2 की तो जान ही चली गई है। तो ज़रा पहले बताएं कि लाहौर में स्पेसिफिकली आज आपको ज्वाइन करवाने का मकसद यही है कि लाहौर में इस तरह के केसेस क्यों बढ़ने लग गए? देखिए, इस पे तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ एक लाहौर प्रॉब्लम है या मतलब किसी सिटी स्पेसिफिक नहीं है। मेरे ख्याल में आई थिंक होता ये है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर इस तरह के मसाइल हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया है और थोड़े मतलब लोगों के पास फिर भी थोड़ा सा बेहतर एक्सेस होता है लीगल उसका और मीडिया का। लेकिन ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक माशरती एक मसला है, और जहाँ तक घरेलू मुलाजमीन और ख़ास तौर पे जो अंडर एज घरेलू मुलाजमीन के साथ तशद्दुद का मामला है, इसमें इंटरसेक्ट होता है एक हमारा जो वैसे ही चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, जो अंडर एज बच्चों की मुलाजमत का मसला है, और दूसरा साथ ही साथ वैसे ओवरऑल डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम, वो हमारे माशरे में जो एक तबकाती निज़ाम एग्जिस्ट करता है, जो क्लासिज्म है, एलिटिज्म है, आई थिंक वो सारा मिक्स होता है, और वो उसके लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो घरेलू मुलाजमीन होते हैं जो अंडर एज होते हैं। ठीक हो गया। तो क्योंकि देखिए उनके पास प्रोटेक्शन भी कम होती है, और कोई भी तशद्दुद जो है, किसी भी तरह का तशद्दुद, वो बेसिकली ताकत के इम्बैलेंस का एक आउटकम होता है। तो जब भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं और एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ज्यादा ताकत है, अकाउंटेबिलिटी कम है और उनको खौफ नहीं है किसी चीज का, और वो अपना हक समझते हैं कि वो इस तरह से तशद्दुद करें, और दूसरी तरफ एक मजलूम तबका है जिसके पास कम वसाइल हैं, तो ये इस चीज का आउटकम है। और मेरे ख्याल में हमारे माशरे के अंदर इतना तबकाती निज़ाम जो है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो इस वजह से जो लोग ताकतवर हैं, और ऐसे देखिए प्रिविलेज जो लोग हैं, मेरे ख्याल में हम सबके घरों में जो है वो घरेलू मुलाजमीन होते हैं, तो ये एक हर किसी को ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ये हमारे प्रिविलेज का एक कैसे पढ़े लिखे लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करवाएंगी आप? वो जो ऑलरेडी दुनिया को पढ़ा रहे होते हैं बाहर जाके, उनके घरों में ये सब हो रहा होता है, क्या बिल्कुल देखिए, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि एलीट तबके से ताल्लुक रखना या पढ़ा लिखना होना जरूरी नहीं है कि यही जो है वो चीज इस चीज की निशानदेही करती है कि आप एक एथिकल इंसान भी होंगे या आप वायलेट नहीं करेंगे चीजों को, क्योंकि बहुत दफा हम ये देखते हैं, ख्वाह वो जिनसी तशद्दुद हो, हरासमेंट हो, या फिर बच्चों के साथ तशद्दुद हो, वो पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी होता है। तो इट इज अ सिंपल केस कि एक ऐसा इंसान जो जिससे अपनी ताकत, अपनी जो उसके पास जो वसाइल हैं, जो अथॉरिटी है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है बेसिकली, और किसी मजलूम के ऊपर अपनी ये ताकत, अपनी वहशत जो है वो अनलीश की जा रही है। ठीक हो गया। तो ये बहुत कॉमन है, और इसके लिए हमें ऑब्वियसली लीगल और जो कानूनी पहलू है उस पर भी काम करना है, लेकिन माशरे के अंदर ऑब्वियसली जो हुकूक है, खास तौर पे जो अंडर एज बच्चों के जो हुकूक है, उनके ऊपर भी हमें ज्यादा उनकी निशानदेही करनी चाहिए, और डेफिनेटली सजा भी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। एक सवाल आपके लिए और है, मैं राना साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आप सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं जाते जाते। व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या करें? पढ़े लिखे लोगों को कैसे अवेयर करवाएं और क्या किया जाए? मतलब आप मेरी नाके शकल तो इस पे काम, जब मैं सोचने लगता हूं तो मैं बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता हूं। आप बताएं क्या हो सकता है, किस तरह पढ़े लिखे लोगों को आप समझाएंगे, किस तरह आप सोसाइटी को मजीद, या तो ऐसे लोगों की हम बात करें जो पढ़े लिखे नहीं हैं जी, उनको हम पढ़ा लिखा के ऐसा कर देंगे। हम गैंगस्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहे जो भटक गए। पढ़े लिखे लोग जो सोसाइटी का मेन एलिमेंट हैं, हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर भी होंगे, ऑफिस में बॉस भी होंगे, वो कहीं पे हो सकता है मीडिया में बैठे हुए कोई साहब, लेकिन घरों में उनके इस तरह चल रहा होता है। क्या करें सर, क्या सोल्यूशन है?
जी राना साहब जी, मुझसे सब कुछ है। जी, देखिए बेसिक आप देखें कि यूएस में एक इंडिया की डिप्लोमेट थी, उसने अंडर एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने किस तरह उनको डिपोर्ट किया, ठीक है, वो सबके सामने। दूसरी चीज़ आप देखें कि इसमें पढ़ाई लिखाई का मसला नहीं है। एक अनपढ़ बंदा भी जाता है किसी देहात से और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है, मगर दुबई में वो उसको पता है अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो 1000 धर्म मुझे दे देंगे, अगर मुझे उस सिग्नल की वीडियो चाहिए तो 300 धर्म और चाहिए। तो वो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ पे चलता है। देखें कानून की हुक्मरानी अगर पाकिस्तान में होगी तो ये सारे मसले एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी, और कानून रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं ना, वो कानून की हुक्मरानी अगर नहीं होगी तो देखें फिर अंग्रेज ने जो 259A रखा हुआ था, वो क्यों रखा हुआ है कि अगर आपने कोर्ट में सेटिंग कर दी, पैसे दे दिए, तो आप वो लगाएं और कोई एविडेंस नहीं चलेगा, सबको इक्वेटल कर दिया जाएगा। अच्छा, आप देखें खतीजा वाले केस में जिसमें छुरियां मारी गई थी, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के जितने भी केसेस देखें, उसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन लगाई गई और किस तरह लोगों को रिलीफ दिलाया गया, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। क्या एक यहाँ आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। या तो आप अब देखें एक बिल्कुल एक वो कहते हैं ना, टैक्सी चलाने वाला बंदा जाता है साउथ वजीरिस्तान से और वो खलीजी ममालिक में जाके बिल्कुल रूल ऑफ लॉ पे चलता है, क्योंकि वहाँ कानून सबके लिए बराबर है। जिस दिन पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई कानून सबके लिए बराबर है, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। राइट सर। जी फहमीदा साहिबा क्या कहेंगी, क्या सोल्यूशन है आपकी नज़र में? 1 मिनट में प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं राना साहब की बात को इंडोर्स करूंगी कि जब कानून की आपके यहाँ इजारादारी होगी और जब जो आपका ताकतवर तबका है उसे ये पता होगा कि वो उसको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है, तभी तो जो है आप इस किस्म के मामलात को, इस किस्म के वाकयात को रोकने के काबिल होंगे। ये तो माशरती मसला है ना हमारा। और दूसरी बात ये, जैसे कि सर कह रहे थे कि जो है आप 2 घंटे में अगर FIR नहीं ठीक है की जा सकती है या 2 हफ्ते हो जाते हैं, कहाँ कटती है FIR मामला, वो कहते हैं जी मट्टी पाओ और जो है ना आगे बढ़ो, की फर्क पहनता है। तो ये वाली चीज है, तो जब तक लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक आपका कानून इसको सख्ती से नहीं देखेगा, तो तब तक जो है ये जो तबकाती निजाम है, ये जो कमजोर और ताकतवर के दरमियान का जो गैप है, तो ऐसे ही रहेगा। और इस किस्म की तो और वाकयात, ये जो आप तो लाहौर कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर शहर में इससे भी ज्यादा भयानक और इससे भी ज्यादा खौफनाक कहानियां जो हैं हर चौथे घर में पाकिस्तान के मौजूद। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। इत्तेफाक हो सकता है कि एक शहर से ऐसी खबरें आ रही हैं। जी नायाब जान साहिबा, आप प्लीज थोड़ा सा इसको कंक्लूड कीजिएगा। एक तो ये, दूसरा मुझे आपसे एक और जाते जाते जो मेरा दूसरा सवाल था वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, प्लस चाइल्ड ट्रैफिकिंग जिस पे आज हम बात कर रहे थे, तो उसको भी थोड़ा सा जरा जेर बहस लाइएगा कि आपको क्या लग रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हमारे कवानीन ठीक हैं, लॉ काम कर रहा है, या आपको लग रहा है अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे कवानीन में बच्चों के हवाले से? देखिए कवानीन में लूप होल्स तो बच्चों के हवाले से डेफिनेटली हैं, लेकिन आई थिंक हम सब इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि ज्यादा प्रॉब्लम उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है। और जहाँ तक हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो उसका भी रूट कॉज मोस्ट केसेस में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है, उन्हीं के अंदर ये बच्चे ज्यादा वल्नरेबल भी होते हैं चीजों के। तो रूट कॉजेस हमारे माशरती मसाइल हैं, ख्वाह वो तबकाती निज़ाम हो, गुर्बत हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, कहीं पे भी जहाँ पर ताकत का निज़ाम में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर इसी तरह के मसाइल सामने आते हैं। और जो घरेलू मुलाजमीन की जो बात है उसको इस तरह से कंक्लूड करूंगी कि काफी सालों से बहुत सारे समाजी कारकुन जो हैं वो डोमेस्टिक वर्कर्स के एक बिल पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके अंदर भी जो है वो पेशरफ्त चलती रहती है, और बेसिक मकसद ये है कि जो इनफॉर्मल लेबर है उसको फॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि देखिए जब तक लेबर इनफॉर्मल रहती है तो उतनी ही ज्यादा वल्नरेबिलिटीज रहती हैं, क्योंकि जाहिर है फिर आपके पास लीगल ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं और आपके पास आप नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हो। तो बच्चों की तो खैर वैसे ही होनी नहीं चाहिए, लेकिन जनरली जो है वो घरेलू मुलाजमीन की ओवरऑल भी जो मुलाजमत है वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबिलिटी के वो शिकार होते हैं। तो इस वजह से कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कोई ड्यूरेशन, कोई टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होना चाहिए ना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो बनना चाहिए ना। अगर बच्चे भी काम कर रहे हैं, चले बच्चों के लिए कुछ तो हो, अगर गुर्बत के मारे भी कोई पेरेंट भेज रहा है तो लेकिन कुछ तो होना चाहिए इन रिटर्न। चलें, ये अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया नायाब जान साहिबा, आपने वक्त दिया। राना आसिफ साहब सर बहुत शुक्रिया,
आज हमारे दरमियान मौजूद रहे, आपने वक्त दिया। फहमीदा यूसुफी, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ नहीं, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की ज़बानी में कुछ वो बातें सुनना चाह रहा था और आपके गोश गुजार भी करवाना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ पे हम खुद इसके ज़िम्मेदार भी हैं। पावर एलिमेंट हमने ही डेवलप किया है, हम ही वो पावर एलिमेंट है, कोई बाहर से यहाँ पे आके पावर एलिमेंट शो नहीं करता, हम ही इसकी वजह है। कानून हमारी वजह से, हम ही वो लोग हैं जिनमें से, आप में से, हम में से कभी ना कभी कानून तोड़ देते हैं, छोटा सा कानून समझ के। इसी तरह से ट्रिकल इफेक्ट जो है ये पूरे कानून को तबाह करता है, पूरे निज़ाम को तबाह करता है। तो आइए आज इसी अहद के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर लेते हैं कि हम मिलकर कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, स्टार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, और ख़ुद पे भी अगर जो लॉ इंप्लीमेंट होगा तो हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से, चाहे हम उस पर इख्तियार रखते हो, चाहे हमारे पास अथॉरिटी हो, लेकिन हम खुद को कानून के कटहरे में लेकर जाएंगे ताकि पूरे मुल्क में कानून नाफिज हो सके, खासतौर पे इस तरह के गरीबों के साथ, इस तरह के बच्चों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो रोकी जा सके। नाज़रीन, आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी रात 10 बजे। स्टार न्यूज़ देखते रहिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।